This is Muskan from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine at your places. आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फाइनेंशियल इमरजेंसी के कंसेप्ट को। इस वीडियो में हम करेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, उसका अप्रूवल मेथड क्या है, वो कितने ड्यूरेशन के लिए लगाई जा सकती है, उसका रेवोकेशन प्रोसेस क्या है, एंड एट लास्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी के आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सो हेयर गोज़ द वीडियो। Emergency. As we all know that emergency are of three types: national emergency, state emergency and financial emergency. हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी को डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसे कि नाम बताता है कि वो इमरजेंसी जो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने पर लगाई जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंडर लगाई जाती है। इट मीन्स आर्टिकल 360 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 360 एक्चुअली कहता क्या है। आर्टिकल 360 का क्लॉज 1 कहता है कि इफ़ द प्रेसिडेंट is satisfied that the situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened, he may by a proclamation makes a declaration to that effect. यानी कि ये कहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फेक्शन होती है या उसको ये तसल्ली होती है कि इंडिया या उसके किसी भी पार्ट में, इंडिया के किसी भी पार्ट में, किसी भी टेरिटरी के अंदर अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट की स्टेबिलिटी नहीं है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटेंड है, तब वो प्रोक्लेमेशन कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। यानी अगर उसको ये विश्वास होता है कि इंडिया या उसके किसी भी पार्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटेंड है, तब वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है थ्रू अ डिक्लेरेशन। ये भी कहता है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो प्रेसिडेंट ही लगाएगा। पहले ये था अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 5 इंसर्टेड बाय द 38th अमेंडमेंट इन 1975, ये कहता था कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है वो ही फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए फाइनल है और कंक्लूसिव है। यानी कि अगर प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फेक्शन है तो उसको एक फाइनल और कंक्लूसिव पार्ट माना जाएगा और फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया जाएगा। बट जब क्लॉज के अंदर ओमिशन हुई थ्रू द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, तब उसमें ये कहा गया कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन जुडिशियल रिव्यू से ऊपर नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी जुडिशियल रिव्यू ले सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन के लिए। यानी अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर रिव्यू कर सकती है, उसको देख सकती है। अब जैसे कि हमने ये पढ़ा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है अगर स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उसको थ्रेट है या वो स्टेबल नहीं है। तो इट मीन्स इस इमरजेंसी को लगाने का ग्राउंड क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या थ्रेट टू दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अगर किसी भी सिचुएशन में प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फेक्शन मिलती है कि कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट है या उसके क्रेडिट को थ्रेट है, तब वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है। बट जो ये सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट की, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकती है। वो जुडिशियल रिव्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जाएगी। अब हम देखते हैं अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको प्रोक्लेम करने के लिए वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में अप्रूव होनी ज़रूरी है। एंड वो अप्रूवल कब आना चाहिए? जिस दिन फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाएगा, उसको इशू किया जाएगा, उससे 2 महीने तक, मतलब उस दिन से लेके उसके अगले 2 महीने के बीच बीच में ये अप्रूवल होना ज़रूरी है। और अगर एक बार
दोनों हाउसेस ने उसको अप्रूव कर दिया है, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक उसको रिवोक नहीं किया जाएगा। यानी उन 2 महीने के बीच में जब उसको अप्रूवल मिल जाएगा तब वो अप्रूवल तब तक कंटिन्यू रहेगा, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक उसको रिवोक नहीं किया जाएगा। इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली, बार बार पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा उसकी कॉन्टिन्यूएशन के लिए। सेकेंडली, मैक्सिमम टाइम की लिमिट नहीं होगी कोई जो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रिस्क्राइब करे। यानी कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है। जब तक फाइनेंशियल कंडीशन सेट नहीं हो जाती, जब तक प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाती कि अब उसकी कंट्री की सिचुएशन सही है, तब तक हम इसको रिवोक नहीं कर सकते। और जब सिचुएशन सेट हो जाएगी तब प्रेसिडेंट इसको अपने आप ही रिवोक कर सकते हैं। देन कम्स कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये किस मेथड से पास होगी या किस मेथड से अप्रूव होगी। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसका जो अप्रूवल है वो दोनों हाउसेस में बाय सिंपल मेजॉरिटी होगा। मतलब सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा और राज्यसभा में ये अप्रूवल पास होना चाहिए। और जब इसको रिवोक करना है, उसको रिवोकेशन की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। यानी प्रेसिडेंट जो है कभी भी बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक कर सकता है। वो रिवोक तभी करेगा जब उसको ये सेटिस्फेक्शन होगी कि अब उसकी कंट्री की, उसकी टेरिटरी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अब स्टेबल है, अब उसको कोई थ्रेट नहीं है। इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल से उसको उस इमरजेंसी को रिवोक कर सकता है। देन कम्स द इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। एज वी ऑल नो, जब भी किसी भी कंट्री में इमरजेंसी लगती है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी लगे, स्टेट इमरजेंसी लगे या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे, तो उसके कोई ना कोई इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। पहला इफ़ेक्ट ये है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तब जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो सेंटर की एक्सपैंड हो जाती है। यानी सेंटर के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ज़्यादा आ जाती हैं और वो स्टेट को उसके फाइनेंशियल ऑर्डर्स दे सकता है जिसके अकॉर्डिंग स्टेट को वर्क करना पड़ता है। यानी कि सेंटर उन डिसीजंस पे भी अपने फाइनेंशियल ऑर्डर्स दे सकता है जिन पे स्टेट के पास राइट होता है उनको डिसाइड करने का। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है तो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर तो स्टेट ही उन ऑर्डर्स पे, उन लिस्ट पे वर्क करेगा, बट जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो उन मैटर्स पे भी, उन लिस्ट पर भी सेंटर जो है अपनी अथॉरिटी रखता है कि वो फाइनेंशियल ऑर्डर स्टेट को दे और स्टेट को वो ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। सेकेंड इफेक्ट ये है कि जितने भी मनी बिल्स हैं या फाइनेंशियल बिल्स हैं जो प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए आते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर से पास होने के बाद उनको रिजर्व कर दिया जाता है। यानी कि जब स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी मनी बिल को या फाइनेंशियल बिल को पास करके प्रेसिडेंट के पास देती है कंसिडरेशन के लिए, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट जो है उनको रिजर्व कर सकते हैं। थर्ड इफेक्ट इज कि सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट कैन बी रिड्यूस्ड। यानी कि जो पर्सन्स या जो क्लास स्टेट को सर्व कर रही है उनकी सैलरीज और उनकी अलाउंस को रिड्यूस किया जा सकता है। और जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्शंस को इशू कर सकता है रिडक्शन ऑफ सैलरीज और अलाउंस की। वो किन किन की सैलरीज और अलाउंस को रिड्यूस कर सकता है? किसी भी क्लास या पर्सन को जो यूनियन को सर्व कर रहा है, इवन वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की भी सैलरी को रिड्यूस कर सकता है, उनकी सैलरी और अलाउंसेस को रिड्यूस कर सकता है इन केस स्टेट के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज हुई है। मतलब अगर स्टेट जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, अगर स्टेट में फाइनेंशियल क्राइसिस है, तब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो रिडक्शन कर सकता है सैलरीज और अलाउंसेस में। तो बेसिकली ये 4 इफ़ेक्ट्स थे फाइनेंशियल इमरजेंसी के। आई होप आपको ये कंसेप्ट ज़रूर समझ आया हो। इफ़ you have any kind of doubt or any suggestion you want to give regarding our channel, you can comment us on our comment section.
थैंक यू।